Hi folks. So हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका इंपॉर्टेंस ऐसा है कि जो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें भी ये आएगा। उसमें एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है 6 नंबर के लिए, ठीक है, और फुल साइज क्वेश्चन होता है उसका। एक रेशो का आता है 4 नंबर के लिए, बाकी के 10 नंबर आपके वाइवा और प्रोजेक्ट्स की वो जो फाइल वगैरह होती है उसके होते हैं। ऐसे 20 मार्क्स कवर होते हैं। तो उसके अंदर एक तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया, 6 नंबर चाहिए तुम्हें तो कैश फ्लो अच्छे से सीखना चाहिए। दूसरी बात, जो फाइनल एग्जाम्स होंगे 80 मार्क्स का जो पेपर है उसमें ये 6 से लेकर 10 नंबर तक आता है। 6 नंबर का तो फिक्स है, उससे ज़्यादा का आ सकता है, ठीक है। इस चैप्टर की खासियत ये है कि ये बिल्कुल मैकेनिकल चैप्टर है। कोई हिसाब किताब नहीं है इसमें डेबिट क्रेडिट का। जिस दिन आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ उस दिन आपके पास एक कैश बैलेंस है। जिस दिन आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ उस दिन भी आपके पास एक कैश बैलेंस है। तो जो ओपनिंग कैश बैलेंस है उससे जो क्लोजिंग कैश बैलेंस की जर्नी है उसकी आपको रिपोर्ट देनी है। इसी को कहा जाता है जो कैश पूरे ईयर फ्लो हुआ उसका एक स्टेटमेंट बना के दे दो। इतनी सिंपल बात है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर से एंड ऑफ द ईयर तक जो भी कैश फ्लो हुआ उसका एक रिपोर्ट बना के दे दो, ठीक है। अब इस तरह की रिपोर्ट बनाने के लिए एक रूल है जिसका हम फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वो बॉडी है जो ये रूल्स बनाती है इंडिया में, और एएसबी ने रूल बनाया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बनाने हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का कंप्लायंस करना है, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ये कहता है कि भाई दो मेथड होती है कैश फ्लो बनाने की, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में ही नहीं है। केवल और केवल इनडायरेक्ट मेथड को यूज करके आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने हैं। एक बात तो ये कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या, कि इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट दो मेथड होती है। हम उसमें से कौन सी यूज कर रहे हैं? इनडायरेक्ट। और जो इनडायरेक्ट मेथड है उसका मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये होता है कि आप जो कंटेंट यूज करेंगे इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए वो कंटेंट होगा बैलेंस शीट और पीएनएल। बैलेंस शीट और पीएनएल, राइट। आपको बिगनिंग की और ईयर एंड की बैलेंस शीट लगेगी, मतलब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट का यूज करना है। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें ओपनिंग कैश मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें क्लोजिंग कैश मिलेगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 की, तो इन दोनों डेट्स की मुझे चाहिए बैलेंस शीट। और इन इस पूरे अकाउंटिंग ईयर के बीच में जो भी एक्टिविटीज हुई हैं उसके लिए आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, उसका मुझे चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर मैं कहूं कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों एलिमेंट हमें रिक्वायर्ड हैं, प्लस कुछ अदर इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल हैं, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके हम स्टेटमेंट को बनाएंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बनाना है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपके पास बैलेंस शीट होनी चाहिए दो डेट्स की, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो उस कंपोनेंट के लिए आपको पूरे ईयर का पीएनएल चाहिए और कुछ अदर इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो, ठीक है। एक बहुत ही मैकेनिकल टॉपिक होता है क्योंकि इसका आंसर अगर एक कंप्लीट क्वेश्चन आया है तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश फ्लो के, मतलब कैश अकाउंट के या कैश बैलेंस के, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उसका ओपनिंग सपोज 1 लाख है और क्लोजिंग सपोज 1.5 लाख है, 1,50,000। तो पूरे साल में जो नेट फ्लो है वो ओनली 50,000 है। तो हमारा जो आंसर है वो 50,000 ही आएगा, ये पक्का है। तो आंसर पहले से पता है एक कंप्लीट क्वेश्चन में, राइट। सो वो जो मैं कह रहा हूँ कि 6 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें बैलेंस शीट जो दो मिलेंगी ओपनिंग और क्लोजिंग उसके बीच में कैश के डिफरेंस देखो, वो ही तुम्हारा आंसर है। तो आंसर गलत होने का सवाल तो है ही नहीं। और अगर आपने बेसिक कुछ कंसेप्ट सीख लिए और ये मैकेनिज्म सीख लिया
तो ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। ओके, अब देखो, जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो पूरे साल में कैश का फ्लो हुआ, 1 लाख मेरा बिगनिंग पे था और 1,50,000 सपोज मेरा ईयर एंड पे कैश की पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बिगनिंग से लेके एंड तक जो भी कुछ मूवमेंट हुआ कैश का, वो हुआ कि भाई 50,000 हमारे पास आया। पर ये 50,000 को हम क्लासिफाई कर देंगे 3 पार्ट्स में। कौन से 3 पार्ट्स? देखो, बिजनेस एक्टिविटी में 3 बेसिक से काम हो रहे हैं। एक होता है कि अगर कैश के परस्पेक्टिव में देखा जाए तो बिजनेस ने 3 तरह से अलग अलग एक्टिविटी की है। पहला, बिजनेस ने सोर्स जनरेट किए जहां से वो पैसा लाया, राइट? इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे वो शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा लाया, या फिर डिबेंचर इशू करके पैसे लाए हैं हम, या फिर लोन लेके पैसे लाए हैं हम। ये सब हमारे सोर्स थे जहां से पैसा आता है बिजनेस करने के लिए। फिर वो जो पैसा आया उसको हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है कि भाई आपने लॉन्ग या फिक्स कैपिटल में या लॉन्ग टर्म कैपिटल में अप्लाई कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कर दिए, नॉन करेंट एसेट वाला पार्ट। वो जो नॉन करेंट एसेट वाला पार्ट है वो कहलाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो एक हो गई फाइनेंसिंग, पैसा लाने की एक्टिविटी, एक हो गई इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने की एक्टिविटी। बाकी कुछ पैसे को आपने वर्किंग कैपिटल की तरह लगाया। वर्किंग कैपिटल का मतलब है बिजनेस ऑपरेशन रन करने के लिए, जैसे स्टॉक खरीदा, वेजेस पे कर रहे हो कंटिन्यूअसली। तो वो जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है उसके लिए, कुछ खर्चों के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए, ये जो आपने पैसा इस्तेमाल किया, जो साइक्लिकल मैनर में चलता जाता है, मतलब आप पैसा लगाते हो फिर बिजनेस साइकिल में वो पैसा निकल आता है। जैसे स्टॉक खरीदा, उसे फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स बेचा, फिनिश गुड्स बेचा, फिर लोगों से पैसे लिए, फिर स्टॉक खरीदा। ये जो साइक्लिकल पैसा घूम रहा है, इसको ही आप कहते हो वर्किंग कैपिटल। तो वो जो सोर्स से पैसा आता है वो 2 जगह अप्लाई हो जाता है, एक फिक्स कैपिटल में और एक वर्किंग कैपिटल में। वो जो वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट है वो ही आपकी बेसिक बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो ये तीसरी जो एक्टिविटीज होंगी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो 3 तरह की एक्टिविटीज में हम कैटेगराइजेशन करेंगे कैश का, कि मतलब एक्टिविटी वाइज बताएंगे कि कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ हर एक्टिविटी में। जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो कैश इनफ्लो कैसे होगा? शेयर इशू करोगे, पैसे आएंगे, ये कैश इनफ्लो होगा फाइनेंसिंग में। आउटफ्लो कैसे होगा? आप अगर कोई डिवेंचर रिडीम करोगे, कोई पैसा वापस करोगे लोन का, तो आउटफ्लो हो जाएगा। इन्वेस्टिंग में इनफ्लो आउटफ्लो कैसे होंगे? अगर मशीन खरीद के लाओगे तो आउटफ्लो, और मशीन बेच दी और पैसा मिला तो इनफ्लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो आउटफ्लो तो सबसे सिंपल है, बिजनेस के बेसिक चीजें सीखो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिजनेस की बेसिक चीजों का इनफ्लो आउटफ्लो है। जैसे गुड्स परचेज करते हो, आउटफ्लो। सेल्स करते हो और पैसा मिलता है, इनफ्लो। डेटर्स से पैसा मिलता है, इनफ्लो। क्रेडिटर्स को पैसा देते हो, आउटफ्लो। ये सब जो नॉर्मल इनफ्लो आउटफ्लो है, सैलरी पे करी, आउटफ्लो। ये सब जो इनफ्लो आउटफ्लो है ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इनफ्लो आउटफ्लो हो जाएंगे। तो हर एक्टिविटी के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कंपेयर करके नेट फ्लो निकालेंगे। नेट फ्लो का मतलब, एग्जांपल के लिए 10,000 इनफ्लो हुआ, 15,000 आउटफ्लो हुआ, तो 10 आए 15 गए, 5,000 का आउटफ्लो हो गया। ये नेट आउटफ्लो है। ऐसा तीनों एक्टिविटीज में निकाल दो, वो जो नेट आउटफ्लो है वो उतना ही आएगा जो ओपनिंग कैश बैलेंस है और जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। तो एक तरह से ये एक वेरिफिकेशन टूल भी है स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैं कह सकता हूं कि ये रिपोर्टिंग एज वेल एज वेरिफिकेशन टूल है कंपनी के लिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रिपेयर करना पड़ता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ईयर एंड पे प्रिपेयर होता है, जब पूरा साल खत्म हो जाता है तभी इसे प्रिपेयर किया जा सकता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक तो ये बता देता है कि आपके कैश की कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई, कोई कैश लॉस्ट नहीं है कहीं, किस एक्टिविटी में कितना कैश डाला। ये जो पार्टीशन किया इसका मतलब है ये रिपोर्टिंग जैसा हो गया कि ऑपरेटिंग में कितना कैश का इस्तेमाल हुआ, कितना पैसा हम लाए थे, और इन्वेस्टिंग में कितना डाला, ऑपरेटिंग में कितना डाला, राइट? तो ये एक तरह का वेरिफिकेशन प्लस रिपोर्टिंग टूल है।
और इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 कहता है कि दो मेथड्स हैं इसको बनाने की, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कैसी होती है? डायरेक्ट मेथड बहुत ही सिंपल होती है, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। उस मेथड में बस कैश जाए तो आउटफ्लो लिखो, कैश आए तो इनफ्लो लिखो, बात खत्म। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और इनडायरेक्ट मेथड में एक्चुअली में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, बैलेंस शीट, पी एंड एल, इन रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करके हम कैश फ्लो बना रहे हैं, बैलेंस शीट और पी एंड एल। तो एक्चुअल में सर इनडायरेक्ट मेथड जब आप थोड़ी टिपिकल है, तो आखिर इनडायरेक्ट मेथड क्यों बनाई है? क्योंकि डायरेक्ट सारी इंफॉर्मेशन लेना क्लाइंट से इट इज नॉट पॉसिबल। जो रिपोर्टिंग करता है अकाउंटेंट ईयर एंड पे, उसके हाथ में दो स्टेटमेंट तो होते ही है ना, बैलेंस शीट और पी एंड एल। तो जब बैलेंस शीट और पी एंड एल दोनों स्टेटमेंट उस अकाउंटेंट के हाथ में होते हैं, इस वजह से ये आसान होता है कि बैलेंस शीट और पी एंड एल से ही हमारी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम कैश फ्लो का स्टेटमेंट बना पाए। तो ये रिक्वायर्ड नहीं होता कि हमें सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल चाहिए, कब कितना पैसा आया था, कितना पैसा गया था। सो इट्स अ स्मार्ट वर्क एक्चुअली, इनडायरेक्ट मेथड, इसलिए नाम पड़ा इनडायरेक्ट। एक्चुअली में हम कैश के साथ कुछ नहीं करेंगे, हम कैश में से नॉन कैश आइटम्स को हटा दो और बचा हुआ जो है वो कैश फ्लो है, ऐसा कुछ होगा। इनडायरेक्ट मेथड में मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा। डायरेक्ट मेथड में हम सीधे सीधे कैश को काउंट करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड में हम कैश को छोड़ के बाकी आइटम्स का इंपैक्ट हटा देंगे ट्रांजैक्शन में से, तो बचेगा वो कैश इंपैक्ट होगा। वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम डिटेल में लेक्चर में कवर करेंगे। मेरा इस लेक्चर का केवल यही ऑब्जेक्टिव था कि आखिर हम इस सीएफएस से क्या सीखना चाहते हैं। तो देखो, पहला ऑब्जेक्टिव है, हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी रिसिट्स हुई हैं और कितने पेमेंट्स हुए हैं ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। हमने कहाँ से पैसा लाए हैं और कहाँ पैसा लगाया है। देखो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, रिसिट और पेमेंट। दूसरी बात, फ्लो कितना हुआ, मतलब चेंज कितना आया है, कहाँ से कहाँ तक। वो जो दो बैलेंस शीट डेट थी उनके बीच में, मतलब ओपनिंग से लेके क्लोजिंग के बीच में कितना फ्लो आया है। फ्लो का मतलब नेट फ्लो, और नेट इनफ्लो हो गया या आउटफ्लो हो गया। सपोज यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए का कैश था और यहाँ 1.5 लाख हो गया है, इसका मतलब आंसर आएगा, हमें आंसर में क्या मिलेगा पता है? 50,000 इनफ्लो हुआ है, एज सिंपल एज दैट। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, मैंने कुछ बेसिक बातें इस लेक्चर में कर ली हैं। अब मैं अगली जो है वो कंसेप्चुअल बातें करना शुरू करूंगा, कैश क्या होता है और कैश का मतलब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या लेते हैं। ओके, so we will discuss that in next lecture. See you then.